दोस्तों, प्रेप सिरपा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये हमारी यूट्यूब पे पहली वीडियो है। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप लॉजिकल एलिमिनेशन से, कॉमन सेंस से और यूपीएससी के जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से रीड करके आप एक सही आंसर तक पहुंच सकते हो। दोस्तों, ये हमारी वीडियो जो मार्केट में अवेलेबल रैंडम ट्रिक्स हैं, जिसमें आपको कोई भी एक टेम्पलेट बता दिया जाता है कि आपको इस तरीके से ही क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है कि एक्सट्रीम बट देखा उसको गलत कर दो। हमारी वो वीडियो इससे काफी अलग है। हम आपको लॉजिकल तरीके से बताएंगे कि किस तरीके से आप सही आंसर तक पहुंच सकते हो। हम आपकी थिंकिंग, आपके माइंडसेट को ऐसा बिल्ड करेंगे कि आप टफ से टफ क्वेश्चन को यूपीएससी के भी काफी आसानी से कर सकते हो। दोस्तों, हमारा इसमें जो इस वीडियो के माध्यम से जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमारा जो आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज है, हम उसको आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि हम आपको नॉलेज को रिप्लेस करेंगे। हम जानते हैं कि यूपीएससी में अगर 100 क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें मान लीजिए कि अप्रॉक्स 40 क्वेश्चंस होते हैं जो स्टैटिक के होते हैं, जो आपको नॉलेज के बेसिस पे करने होते हैं। लेकिन अराउंड 55 टू क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो यूपीएससी बहुत ही नए तरीके से पूछता है। वो आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो आप फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन में ही देखेंगे। इसलिए आपको जरूरी है कि अगर आप जितनी ज्यादा आपको पीवाईक्यू की अंडरस्टैंडिंग होगी, यूपीएससी के पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग होगी, तो आप बेस्ट तरीके से कर सकते हो। दूसरा है कि हम अपने लॉजिक और पैटर्न एनालिसिस पे फोकस करेंगे, ना कि शॉर्टकट्स और ट्रिक्स पे। तीसरा हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि हम आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स दिखाएंगे कि कैसे आप डायरेक्ट नॉलेज जहां पे नहीं है वहां पे किस तरीके से क्वेश्चन में जो हिंट दी गई है, या फिर आप किस तरीके से आपको जो पुराना नॉलेज है उसको यूज करके भी आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। और चौथा है हमारा कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यूपीएससी के प्रीलिम्स प्रिपरेशन में नॉलेज का रोल है, लेकिन एमसीक्यू एप्टीट्यूड का भी इक्वली इंपॉर्टेंट रोल होता है। दोस्त, कुछ लोग होते हैं जो एमसीक्यू एप्टीट्यूड मतलब कि ये ट्रिक्स के पीछे ही भागते रहते हैं, कुछ लोग होते हैं नॉलेज के प्रति भागते रहते हैं। आइडियल है कि आप में नॉलेज भी हो और एमसीक्यू का एप्टीट्यूड भी हो, तो इससे आप प्रीलिम्स में एक अच्छा एवरेज स्कोर से भी कंफर्टेबली प्रीलिम्स को क्लियर कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये 2025 का हमारा क्वेश्चन था। विद रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट कंसीडर फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर ट्रीटेड एज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। अब हमको बताना है कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, वो क्या है। तो देखिए, जो बॉन्ड्स और स्टॉक्स है, ये हमारे कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट फंड्स रहे हैं, जिसको हम लोग सब लोग जानते हैं। ये दिए गए हैं। और दूसरा दिया गया है हेज फंड्स और वेंचर कैपिटल फंड्स। ये न्यू प्रकार के इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं। तो आप देखिए, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स आपको पता है कि जो फर्स्ट और थ्री ऑप्शन है, बॉन्ड्स एंड स्टॉक, उसके साथ में पेयरिंग हो रही है। और हेज फंड्स है, वेंचर कैपिटल, वो सिमिलर नेचर के हैं। और जिस प्रकार से में ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें हमें पता है कि या है ये भी आंसर हो या ये भी आंसर हो, हमारा आंसर ओनली टू ही होगा। तो और आपको इसमें पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से ऑप्शन का सेटअप था, उसमें आप इस क्वेश्चन के आंसर पर आसानी से पहुंच सकते थे। फिर दोस्तों, 2025 का ये दूसरा सवाल था। इसमें सिमिलर जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया, सेम पैटर्न लगेगा। इसमें पूछा था, हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड बाय द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एंड कंट्री। अब देखिए, आप ये जो क्वेश्चन हैं, आप कभी पढ़ेंगे नहीं। आपको इन क्वेश्चंस में ऑन द स्पॉट ही थिंकिंग से आपको चेक करना पड़ता है कि आप इस क्वेश्चन को निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं। अब देखिए, जिसमें फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन है, अगर देखिए अगर वो प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल को देखता होगा, तो प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस को भी देखता होगा। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है, वो आपस में क्लब होते हैं। जो सेकंड ऑप्शन है कि रिफाइनिंग, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम और मार्केटिंग एंड सेल ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। देखो, रिफाइनिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन देखता होगा तो मार्केटिंग में देखता होगा। तो जो सेकंड थर्ड है वो आपस में सेम है, और फर्स्ट एंड फोर्थ है वो आपस में सेम है। तो अगेन, इस क्वेश्चन में आपको नॉलेज हो या ना हो, लेकिन आप इतना तो निकाल ही सकते हैं कि जो फर्स्ट है वो फोर्थ के साथ जाएगा, सेकंड है थर्ड के साथ जाएगा। तो ओनली थ्री नहीं हो सकता, ऑल द फोर नहीं हो सकता। आप कुछ लोग पूछेंगे ऑल फोर क्यों नहीं हो सकता, तो कि एक उन्हें पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड का क्वेश्चन है। अब वो सारे फंक्शन तो नहीं कर सकता, प्रोडक्शन भी करेगा, रिफाइनिंग भी करेगा, मार्केटिंग भी करेगा। तो ये सब पॉसिबल नहीं है। इनमें से कोई एक फंक्शन कर सकता है, तो वो ये कोई भी सिनेरियो में उसका आंसर ओनली टू ही होगा। या फिर मार्केटिंग रिफाइनिंग भी करे, या फिर प्रोडक्शन करे, दोनों चीजों का। तो अगेन, ये क्वेश्चन भी आप इस तरीके से प्रॉपर अगर जो सिमिलर टाइप के ऑप्शंस हैं, उनकी क्लबिंग से आप इस आंसर पे भी आसानी से पहुंच सकते थे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो देखिए दोस्तों, ये 2025 का क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज एनेक्टेड द नेचर रिस्टोरेशन लॉ टू टैकल क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को पढ़ते कुछ लोगों को लगता है ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगा। लेकिन अगेन, मैं बताना चाहता हूं कि आप अगर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप इस वर्ड में देखेंगे कि इसमें दो वर्ड यूज हुए हैं, एक लॉ और एक इनेक्टेड वर्ड यूज हुआ है। आप हमें बताइए, लॉ को इनेक्ट करने के लिए हमें लगता है पार्लियामेंट। इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन के पास तो पार्लियामेंट है ही नहीं, तो ये लॉ इनेक्ट कैसे कर सकते हैं। अगेन, हम आपको इंग्लिश बताएं तो अगर वर्ल्ड बैंक कोई भी इनिशिएटिव लॉन्च करेगा, तो उसमें वर्ड इनेक्टेड कभी यूज ही नहीं हो सकता। वर्ड यूज होगा लॉन्च किया है, उन्होंने इनिशिएट किया है। सिमिलरली यही बात ओईसीडी और फाओ के लिए भी अप्लाई होती है। इसमें जो इकलौता ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पार्लियामेंट है, और वो जो चीज इनेक्ट करता है, वो यूरोपियन यूनियन ही है। आप देखिए दोस्तों, कैसे आप लॉ वर्ड की हिंट से या इनेक्टेड वर्ड इवन की हिंट से भी इस क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते थे। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, जो क्वेश्चंस में जो एक एक वर्ड दिया जाता है, आपको नहीं पता कि कब कौन सा वर्ड आपको ऑप्शन आपका आंसर दे दे, इसलिए आपको सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में आया था,
पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। मैं आपको इसमें बस यही बताना चाह रहा हूँ कि कुछ लोगों को इसमें कंफ्यूजन था कि ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये और जो सेकंड वाला ऑप्शन है, जो थर्ड वाला ऑप्शन उस स्कीम का पार्ट है कि नहीं है। बस मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि हर क्वेश्चन का किस तरीके से आंसर है, मैं आपको कैसे बताऊंगा कि आपको किस तरीके की थिंकिंग डेवलप करनी है, कि आप कैसे ऑप्शंस में ही आपस में खेल खेल के आप आंसर को डिड्यूस करना सीख जाएं। देखिए इसमें लिखा था, जो सेकंड ऑप्शन है, द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एम्स टू इम्पार्ट ट्रेनिंग on installation, operation, maintenance and repairs of solar rooter system at grassroots levels. Again उसमें थर्ड में होने वाला कि it aims to create more than 3 लाख skilled main power through fresh skilling। अब देखिए जो इस पर सेकंड वाले में इम्पार्ट ट्रेनिंग की बात की है तो अगेन सेकंड और थर्ड तो साथ साथ में ही जाएंगे, तो आपको थर्ड में डाउट नहीं करना है कि इसका स्कीम का पार्ट है कि नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा इस 3 लाख की जो वैल्यू है इस पर डाउट कर सकते हो कि 3 लाख की जगह यूपीएससी ने कोई कुछ चेंज तो नहीं किया होगा। अगेन मैं आपको एक यहाँ पे एक और हिंट देना चाहता हूँ कि यूपीएससी जब भी किसी वैल्यू में चेंज करता है ना, तो वो वैल्यू का चेंज ऑलमोस्ट 10x होता है। वो कभी ऐसे नहीं करेगा कि 3 लाख को 4 लाख कर देगा, वो 3 लाख को 30 लाख करता है। तो अगेन इसमें ना बेस वैल्यू 3 लाख की इतनी कम दे रखी है कि आप इसको गलत मानना थोड़ा मुश्किल होगा। आपको इस तरीके से सोचना है कि अगर किसी वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी क्वेश्चन में पता है कि इसकी मैंने 5% पढ़ा था, तो अगर आपको ऑप्शन में एग्जाम में 6% मिल गया तो आप उसको गलत नहीं मानिए। अगर उसमें 5 का यूपीएससी गलत करती है तो 5 का 25 करेगा। तो आपको उस माइंडसेट से सोचना है। दोस्तों फिर हम आपको शायद क्वेश्चन समझ आ गया होगा। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 2025। दोस्तों मैं इसमें अगेन जैसे ऑप्शंस में कैसे आपको ऑप्शन के थ्रू ही कैसे आंसर को डिड्यूस करना होता है मैं बता रहा हूँ। आप देखिए 12 क्वेश्चन, कंसीडर फॉलोइंग सब्जेक्ट्स विद रिगार्ड टू नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम। अब देखिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन है बॉयकॉट ऑफ लो कोर्ट्स एंड फॉरेन क्लोथ, और हमारा सेकंड ऑप्शन है ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस, और हमारे से फोर्थ ऑप्शन है स्टेब्लिशमेंट पंचायत फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स। अब देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है और फोर्थ स्टेटमेंट वो साथ साथ जाएंगे। देखो अगर अब बॉयकॉट ऑफ लॉ कोर्ट और फॉरेन क्लोथ हो रहा है तो उसमें पंचायत का एस्टेब्लिशमेंट एक लॉजिकल कोरोलरी है कि अगर वो लॉ कोर्ट को एक मान लें एक पैरेलल मैकेनिज्म खत्म हो रहा है तो हम दूसरा मैकेनिज्म बनाएंगे भी। और पंचायत होता ही क्या है दोस्तों, गांव के अगर 5 लोग आपस में बैठ जाएं तो उसको ही पंचायत बोलते हैं। तो आपको फोर्थ, अगर आपने फर्स्ट को राइट मान लिया तो फोर्थ को राइट मानने में तो आपको डाउट ही नहीं होना चाहिए। फर्स्ट और फोर्थ साथ साथ में ही जाएंगे। और जो सेकंड ऑप्शन है ऑब्जर्वेंस और स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस, देखिए गांधी जी का प्रोग्राम है तो उसमें नॉन वायलेंस होगा ही। और अगेन इसमें भी किसी वर्ड को किसी स्टूडेंट्स को ऐसे कंफ्यूजन था कि बोलते इसमें स्ट्रिक्ट वर्ड लिखा हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि यूपीएससी के जो क्वेश्चन पूछने के तरीके हैं आप उसके कॉमन सेंस से समझिए, उसकी भाषा को समझिए कि स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस में और नॉन वायलेंस में कोई फर्क नहीं होता है। नॉन वायलेंस, स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस हमारे एग्जाम पर्पस के लिए दोनों सेम ही चीज है। आप किसी भी चीज में नॉन वायलेंस के आगे स्ट्रिक्ट जोड़ देंगे उससे उसके हमारे आंसर्स में इस तरीके से यूपीएससी कभी हमसे मिस्टेक कराता नहीं है। तो इसका आंसर ओनली 3 हो जाएगा। दोस्तों 13 क्वेश्चन, ये अरा घटा ये वैसे यूपीएससी का पीवाईक्यू है। तो हम आपसे अगेन बोलते हैं कि पीवाईक्यू एनालिसिस करोगे, जितने आप पीवाईक्यूज के क्वेश्चन का पैटर्न समझोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर किसी मान लो किसी स्टूडेंट नहीं पढ़ा फिर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें वर्ड क्या यूज है, इरिगेशन और डिवाइस। आपको बताना है इरिगेशन डिवाइस से एक इरिगेशन डिवाइस नाम की डिवाइस मैंने जिसको हम अरा घट्टा बोलते हैं, तो वो क्या है देखिए। और दूसरा क्या है इसमें देखिए, आप जो बी और सी ऑप्शन है वो भी सेम है, लार्जर अर्थन पॉट, लार्ज व्हील विद अर्थन पॉट्स। देखिए तो हम ऑप्शंस को, इस क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं। देखो दो सिमिलर ऑप्शन है तो अपन को ये भी बता दें कि बी और सी में मोस्ट प्रोबेबल आंसर होगा। हम ये नहीं बोल रहे कि आंसर है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल इसमें से आंसर होगा। जो डी वाला ऑप्शन है देखिए उसमें क्या बोल रहे हैं, अ लार्ज वाटर बकेट पुल्ड अप बाय अ रोप डायरेक्टली बाय हैंड। अब देखिए ये कोई डिवाइस तो नहीं है ये डी वाला ऑप्शन हमारा। ये डी वाला ऑप्शन तो यही बोलना है कि आप बाल्टी है तो आप उसको रस्सी से खींच रहे हो, तो ये कोई डिवाइस नहीं है, तो डी ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो जाएगा। और सी वाला ऑप्शन है अ लार्जर अर्दन पॉट ड्रिवन बाय ब्लॉक्स। अगेन ब्लॉक से, ये भी कोई डिवाइस नहीं है, ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई इरिगेशन डिवाइस है। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है तो कुछ तो उसमें डेवलपमेंट हुआ होगा, कुछ तो टेक्नोलॉजी आई होगी। तो अगेन जब सी वाला ऑप्शन देखते हैं, लार्ज व्हील विद अर्थन पॉट्स टाइड टू द आउटर एंड्स ऑफ इट्स स्पोक्स। अब आप देखिए जो बी वाले स्टेटमेंट है ये आपको पूरा ये डिवाइस वाली वाइब भी दे रहा है, और ये बी और सी सिमिलर ऑप्शन है। तो आपको दो तरीके से पता चल सकता है कि यूपीएससी में जनरली जो टू सिमिलर ऑप्शन होते हैं उनमें आंसर होता है। हम नहीं बोल रहे हैं कि उसमें हमेशा आंसर है, लेकिन आप अगेन देखिए कि कैसे इरिगेशन डिवाइस वर्ड भी आपके लिए यहाँ इंपॉर्टेंस है। आपको डिवाइस में ये देखना है कि कौन सी इसमें एक टेक्नोलॉजी टाइप की कोई चीज हो भी सकती है। तो अगेन आप उससे भी आंसर को डिड्यूस कर सकते थे। अगेन हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों ये अगेन हम कैसे हम ऑप्शंस के थ्रू आंसर पहुंच सकते हैं, तो ये भी इसका क्लासिक केस ये वाला क्वेश्चन है। द फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल वाज सेटअप इन 905 बाय विष्णु दिगंबर पालेस्कर इन। देखिए इसमें जो 3 सिटीज दी गई हैं ये इंडिया की दी गई है, और चौथा सिटी दी गई है वो लाहौर दी गई है। तो आप हमें बताइए कि अगर इस क्वेश्चन का आंसर लाहौर नहीं होगा तो ये दिमाग यूपीएससी एग्जामिनर के दिमाग में आएगा ही कैसे कि मैं लाहौर ऑप्शन में ही डालूं। आपको भी मान लो किसी भी कंपनी का हेडक्वार्टर का क्वेश्चन बनाना है कि उसका, और हेडक्वार्टर हम मान लेते हैं कि दिल्ली में है, तो आप ऑप्शंस में क्या देंगे, दिल्ली दे देंगे, बेंगलोर दे देंगे, पुणे देंगे, कलकत्ता दे देंगे। लेकिन आपके कभी दिमाग में आएगा कि मैं लाहौर ऑप्शन दे दूं?
लाहौर ऑप्शन तभी ही दिया जा सकता है कि उसका तब वो आंसर होगा, क्योंकि ये वाला ऑप्शन किसी भी एग्जामिनर के दिमाग में आना भी बहुत मुश्किल बात है। तो आपको इस तरीके से सोचना है कि आपको लाहौर देख के ही, यहाँ पे एक ऑड वन आउट भी बोलते हैं लोग, यहाँ पे ऑड वन आउट का भी क्लासिक केस है कि आपको देखना चाहिए 3 सिटी के साथ चौथा ऑप्शन जा ही नहीं रहा है। तो अगेन आप ये क्वेश्चन भी, आपको कम नॉलेज भी होना तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 37 का क्वेश्चन, पीकॉक तरंतुला, रिगार्डिंग पीकॉक तरंतुला कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब दोस्तों देखिए, आपको ये स्टेटमेंट, ये वाला क्वेश्चन है जो लोगों को बहुत टफ लगा था। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने छोड़ा था, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इससे इजी क्वेश्चन यूपीएससी में हो ही नहीं सकता है। आप देखिए इसमें, इट इज एन ओमनिवोरस क्रस्टासीन। देखिए अपन ने पीकॉक के बारे में पता है, हमें पीकॉक तरंतुला क्या है, तो इस बारे में हमें जानकारी नहीं है तो हम इसको क्रॉस कर देंगे, हमें इसके बारे में आइडिया नहीं तो हम इसको छोड़ देंगे, सॉरी। सेकंड वाला है, इट्स नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया इज ओनली लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट एरियाज। अब आपको लगेगा कि वही रैंडम एलिमिनेशन ट्रिक्स लगा देंगे लोग कि ओनली देखा तो स्टेटमेंट को काट दो, लेकिन नहीं है दोस्तों। आपको जो भी एक्सट्रीम वर्ड है उसकी कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेनी है। आपको समझना है कि ये किस तरीके की भाषा यूज कर रहा है। अगेन, अगर आपको जो सेकंड वाला ऑप्शन है इसको आप समझेंगे तो ये यही बोलना चाह रहा है कि जो भारत में इसका जो नेचुरल हैबिटेट है वो भारत के कुछ ही फॉरेस्ट एरियाज में लिमिटेड है। तो अगेन आप पीकॉक तरंतुला को 1 मिनट के लिए भूल जाइए, आप इंडिया की कोई भी स्पीसीज लीजिए और मन में सोचिए और सेकंड स्टेटमेंट के साथ पढ़िए। आप हमें वो सेकंड वाला स्टेटमेंट है उसको गलत करके दिखा दीजिए। वो स्टेटमेंट यूनिवर्सली राइट है, वो गलत हो ही नहीं सकता है। जैसे हमने एग्जांपल है स्लॉथ बियर। स्लॉथ बियर का नेचुरल हैबिटेट भारत के कुछ फॉरेस्ट एरियाज में लिमिटेड है। अगेन ये लेपर्ड के लिए भी रिलेटेड, क्लाउडेड लेपर्ड के लिए भी सिमिलरली है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट वो यूनिवर्सल राइट स्टेटमेंट है। और अगेन कोई भी चीज फॉरेस्ट एरियाज में मिलेगी तो वो आर्बोरियल होगी। आर्बोरियल के हिंदी में नहीं होती, वृक्षीय प्रजाति। तो जो फॉरेस्ट में मिलेगा तो वृक्षीय प्रजाति ही होगी। तो सेकंड हमारा थर्ड हो जाएगा, सेकंड थर्ड आंसर है। देखिए, और इसमें यूपीएससी ने 1 2 3 दिया ही नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है कि आपको इस क्वेश्चन के बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन उनको ये पता है कि आपको, अगर आप क्वेश्चन को रीड करना जानते हैं, आप में लॉजिकल रीजनिंग है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कंफर्टेबली पहुंच जाते हैं। अगर सोचिए दोस्तों, इसमें 1 2 3 दे दिया होता ऑप्शन, तो ये हमारे लिए करने के लिए क्वेश्चन काफी कठिन हो जाता। लेकिन यूपीएससी ने ऐसे ऑप्शंस दिए कि आप इस क्वेश्चन को तब भी निकाल सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द प्लैनेट अर्थ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट है कि रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन देन दैट प्रोड्यूस बाय ओशियंस। और सेकंड ऑप्शन है कि मरीन फाइटोप्लैंक्टन एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस अबाउट 50% ऑफ वर्ल्ड्स ऑक्सीजन। अब फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि रेन फॉरेस्ट ज्यादा करते हैं, सेकंड ऑप्शन बोला है कि मरीन फाइटोप्लैंक्टन करते हैं। अब आपको ये तो पता समझ गए होगे कि फर्स्ट और दूसरे आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो जाएगा। अब आपको थर्ड ऑप्शन में देखते हैं। आपको ये तो आइडिया लगेगा होगा फर्स्ट ऑप्शन में क्यों एलिमिनेट किया, कि दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो थर्ड ऑप्शन है, इसमें वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाटर कंटेन्स सेवरल फोल्ड्स हायर ऑक्सीजन दैट इन एटमॉस्फेयर। अब आपको पता है कि 21% ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर एयर में तो है ही है। अब ये ऑप्शन बोल रहा है कि जो 21% है ना, इसके भी कई गुना वो हमारी जो ऑक्सीजन है वो वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाटर में मिलती है। और इनने वर्ड यूज किया है सेवरल फोल्ड्स, मतलब 21% के कई गुना मिलती है। तो आप बताइए कि इसकी प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी है भी कि नहीं है। ये थर्ड वाला ऑप्शन कभी सही नहीं हो सकता है। ये बेसिक नॉलेज से आपको 21% ऑक्सीजन का भी आइडिया है तो भी आप इलिमिनेट करेंगे और आंसर हमारा 2 ओनली आ जाएगा। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से ऑप्शंस के थ्रू ही कर सकते हैं। दोस्तों मैंने इस वीडियो में ज्यादातर वही क्वेश्चन पिक किए हैं जिसमें आप आपको बताना चाहिए कि ऑप्शंस की हिंट से ही आप किस तरह के क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 43 है। अब देखिए, इसमें आप पूछा गया था कि कौन सी इसमें कैथोड बन सकता है। अब देखिए, इसमें बस आपको नॉन मेटल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी होगी तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। देखिए, कोबाल्ट, लिथियम, निकेल, ये मेटल्स होते हैं। ग्रेफाइट एक कार्बन कंपाउंड है, ये मेटल नहीं होता है। तो ये अपना जो ऑप्शन है ओनली 3, ये अपना आंसर हो जाता है। आपको यही अगेन बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती तो इसमें भी अगेन आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। 46 वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल सब्सटेंस जनरली नोन एज Cl20, HMX, LNM10 which are recently समटाइम्स टॉक्ड अबाउट इन मीडिया। अब देखिए, इसमें हमको 3 चीजें दी गई हैं। बताया गया कि वो केमिकल सब्सटेंस है और ये बताएगी कि इनमें मीडिया में बात होती है। तो आपको ऐसे आंसर ढूंढने हैं कि ये तीनों जो चीजें हैं उससे वो मैच खाती हो, ऐसे नाम उनके हो सकते हो, उनकी मीडिया में भी बात की जा सकती हो। अगेन जो हमारा सी और डी वाला ऑप्शन है, अब देखिए दोनों सिमिलर ऑप्शन है कि अगर जो चीज फ्यूल एक चीज में यूज हो सकता है तो वो दूसरे में भी हो ही सकता है। कि और यूपीएससी इतना टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि अगर ऐसा कोई फ्यूल हो जो क्रूज मिसाइल में यूज होता हो, रॉकेट प्रोपल्सन में यूज ना होता हो, तो इतने क्लोज नहीं खोलेंगे। हमारे प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए दोनों सिमिलर ऑप्शन ही हैं। और अगेन जो ए वाला ऑप्शन है, तो आप देखिए इसमें बोला है कि जो एचएफसीज हैं उसमें काम आते हैं। तो आप देखेंगे Cl20, HMX, LLM105, ये हमारे सीएफसीज के नाम ऐसे नहीं होते और सीएफसीज के जो अल्टरनेटिव्स होंगे उसकी मीडिया में बात भी नहीं होती। अगेन जो रॉकेट फ्यूल जो हम यूज करते हैं वो भी कोई मीडिया में टॉपिक ऑफ डिबेट नहीं होगा कि वो उसके मीडिया में बात हो। इसमें जो बी वाला ऑप्शन है,
देखो इसके इस तरीके के नाम भी हो सकते हैं, HMX, LLM-105, CL-20, और इस वाली चीज़ों की जो हमारे वॉर चल रहे हैं अभी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो उस कारण से इसकी मीडिया में डिस्कशन हो भी सकता है। तो अगेन बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तो हमने इस आंसर को कैसे किया? हमने सी और डी को क्लब किया क्योंकि वो सिमिलर नेचर्स के थे। हमने हिंट भी ली कि मीडिया में किस चीज़ की बात भी हो सकती है। जो मैं आपको जो CL-20 HMX दिया है, हमने इससे डिड्यूस किया कि क्या किन चीज़ों के इस तरीके के नाम हो सकते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन को भी इस तरीके से आसानी से कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन दोस्तों ये जो खो-खो वाला क्वेश्चन है, ये हमारे 2025 का क्वेश्चन है, और ये चेस ओलंपियाड का क्वेश्चन है, ये आई थिंक 2023 का क्वेश्चन है। दोनों में आपको मैं एक ही चीज़ सिखाना चाहता हूँ कि कैसे कुछ क्वेश्चंस को हमें अप्रोच करना होता है। देखिए ये हमारे फर्स्ट खो-खो वर्ल्ड कप हुआ था। अब इसमें बोला गया था इवेंट वाज़ हेल्ड इन दिल्ली, इंडिया। और अब मैं आपको एक ही चीज़ सिखाना चाहता हूँ कि जब ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 2 वेरिएबल सेम आ जाते हैं, जैसे इंडियन मैन बीट नेपाल और इंडियन वुमेन बीट नेपाल। देखिए अब यहाँ पे लार्जर चांसेस हैं कि जो भी क्वेश्चन बनेगा, वो आपस में स्वैपिंग से बनेगा। इस सिमिलरली जो यहाँ पे 96 क्वेश्चन है 44th चेस ओलंपियाड, यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन है, ट्रॉफी फॉर द विनिंग टीम इन द ओपन सेक्शन इज द बीरा मैंचिक कप, और ट्रॉफी फॉर वुमेन सेक्शन इज द हैमिल्टन रेसलिंग कप। अगेन अब ये दो वेरिएबल्स हैं, तो लार्ज प्रोबेबिलिटी है कि जो ये वाले ऑप्शन हैं आपस में स्वैप किए गए होंगे। तो आप जब आंसर टिक करो तो आपको ऐसे ऑप्शन चूज करने हैं कि इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि ये ऑप्शन स्वैप हो सकते हैं। तो अगर मैं उससे आपको मीनिंग क्या डिड्यूस करना चाह रहा हूँ कि ये दो सेकंड थर्ड होगा, या एक साथ सही होंगे या एक साथ गलत होंगे। तो जैसे फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन है, ये आपका इसका आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि सेकंड थर्ड आंसर हो सकते हैं, वन ओनली आंसर हो सकता है, 1 2 3 भी हो सकता है कि अगर मान लिया कि तीनों ही सही दे दिए, लेकिन सी का भी आंसर नहीं होगा। तो आपको इन क्वेश्चंस को अप्रोच करते हुए हमेशा याद रखना है। अगेन जैसे इसमें ऑल 4 का भी आंसर नहीं होगा, और ऑल ओनली 3 भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि जनरली ज्यादातर चांसेस के स्वैप होते हैं। आइडियली क्या हुआ है कि इसमें भी स्वैपिंग हुई है, और इस 96 वाले क्वेश्चन में स्वैपिंग हुई है। तो इसका आंसर ओनली 1 था और इसका आंसर ओनली 2 था, कि दोनों में स्वैपिंग की है। तो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि आपको बस ये अटेंशन रखना है कि जब दो वेरिएबल्स होते हैं ना सेम वाले, तो उसमें स्वैपिंग हो सकती है। आप उस क्वेश्चन को माइंड से रख के उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये 2024 का क्वेश्चन है। अगेन ये विच ऑफ द अबव इज कंसिडर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अगेन इसमें भी हमें ऑप्शन से क्लबिंग करनी है। जो ईटीएफ्स हैं और करेंसी स्वैप्स है वो सिमिलर नेचर के हैं, तो अगेन ये क्लब्ड हो जाएंगे। और मोटर व्हीकल्स है वो कोई अलग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करें, बट वो फाइनेंशियल नहीं है, तो 1 इन 3 हमारा सिंपल इसमें आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आसान है। इन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इन द रिसेंट पास्ट विच ऑफ द एवर हैव बीन कंसिडर्ड एज ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स। अब ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स आपको तो पता होगा कि नए प्रोजेक्ट को हम ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट करते हैं। तो देखिए अब इसमें 3 सिटीज दी गई हैं। अब डॉन न्यू पोलो, कुशीनगर, इसका बारे में कोई आइडिया नहीं, हम विजयवाड़ा के बारे में ही जानते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि विजयवाड़ा में तो एयरपोर्ट पहले से ही होगा। तो अगेन अब विजयवाड़ा में आपको इतना ही पता है कि सिटी थोड़ी सी पुरानी है, तो अगर इन तीनों में किसी में एक में एयरपोर्ट हो सकता है तो वो विजयवाड़ा ही हो सकता है। अगर विजयवाड़ा में पहले से एयरपोर्ट है तो वहाँ पे जो प्रोजेक्ट होगा भी तो उसको हम ब्राउनफील्ड बोलेंगे, ग्रीनफील्ड नहीं बोलेंगे। तो थर्ड ऑप्शन को एलिमिनेट करते ही हमारा फर्स्ट एंड टू आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों यूपीएससी अगेन यहाँ पे आपसे ये डिटेल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आपको डॉन्यू पोलो के बारे में पता हो या कुशीनगर के बारे में पता हो, क्योंकि जैसे ही आप विजयवाड़ा के एलिमिनेशन के थ्रू जाते हैं तो डॉन्यू पोलो कुशीनगर के नॉलेज की तो हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगेन ऐसे रैंडम एयरपोर्ट यूपीएससी तभी लाता है, लेकिन उसने बेस क्या बनाया कि आपको ये विजयवाड़ा में पहले से एयरपोर्ट है कि नहीं आपको ये पता है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। क्योंकि पहले से एयरपोर्ट है तो वो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होगा नहीं, और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होगा नहीं तो आप उसको एलिमिनेट करोगे तो दूसरे ऑप्शन ऑटोमेटिकली राइट हो जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन फ्रेमिंग ऐसी है 1 2 2 3 1 3 1 2 3। तो आपने 3 को गलत करते ही आप आंसर पे पहुंच जाओगे। तो अब ये इसकी ब्यूटी देखिए, जो ऑप्शन फ्रेमिंग है, आपको उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन में यूपीएससी हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा था। अब ये 44 वाले क्वेश्चन में उनको भी पता था कि आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, फाइनेंस से रिलेटेड कौन है। तो फर्स्ट 3 को क्लब करेंगे आपका सीधा आंसर आ जाएगा। ऐसे 2024 में कैसे हम अगेन ऑप्शंस क्लब कर सकते हैं। इसमें नीचे में दिया गया था कि मेंशन द मीडिया फॉर देयर लो बर्थ रेट्स और एजिंग पॉपुलेशन और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। देखिए तो ये जो करेक्टरिस्टिक है डेवलप्ड कंट्रीज के हैं। तो अगेन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं तो आपको डेवलप्ड कंट्रीज को क्लब कर देना है। इटली, जापान, साउथ साउथ कोरिया डेवलप्ड कंट्रीज है, नाइजीरिया लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज है, और साउथ अफ्रीका डेवलपिंग कंट्रीज है। तो अगेन 1 2 4 जहां पे मिलेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये यूपीएससी में बहुत ही फ्री टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें बेसिक कॉमन सेंस और लॉजिकल रीजनिंग से ये क्वेश्चंस के सवाल आप आसानी से कर सकते हो। तो आपको यही अप्रोच करते हुए इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ दोस्तों, अगर किसमें अब ये 2024 में पार्ट का क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, उसके पहले पार्ट्स के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको जब इस सिनारियोज में फंस जाएं आप तो आप किस तरीके से उन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। देखिए इसमें क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पार्ट 9A ये जनरली आप लोग पढ़ते हैं क्योंकि ये म्यूनिसिपैलिटीज का है और पंचायत रिलेटेड है। इसके पहला पार्ट 9, तो आपको उस बारे में आइडिया होना चाहिए और ये आप पढ़ते भी हैं। मेन कंफ्यूजन यहाँ पे आती है सेकंड और थर्ड में, लेकिन मैं अगेन बताता हूँ कि सेकंड थर्ड में क्या करेगा, इमरजेंसी प्रोविजंस। अगर आप ये दोनों स्टेटमेंट हमेशा साथ साथ ही चलेंगे ऑप्शंस, मैं आपको बस ये समझाना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए इमरजेंसी का प्रोविजंस 18 में है, और ये आर्टिकल हमारे कितने 350 टू 360।
अगेन जो थर्ड वाला ऑप्शन है उनके अमेंडमेंट का जो पार्ट ये बोलना चाह रहे हैं कि पार्ट 20 में है, तो ये ने 18 दिया है, 20 दिया है, हमें पता है इसका आर्टिकल 368 है और इसका 3P2 तो 360 है। तो मान लीजिए इसमें गैप कितने का आया, हमें 3P2 360 में पार्ट 18 है, 368 में पार्ट 20 है। तो मान लीजिए कि हमें जो गैप चाहिए 360 टू 361 में एक ही पार्ट हो सकता है, तो दो तो हो नहीं सकता। तो अगेन अब मान लें कि अगर हम सेकंड को सही मानने तो बाय डिफॉल्ट आपको थर्ड को राइट मानना ही पड़ेगा, क्योंकि उनने ऐसे दे रखा है क्लोज प्रॉक्सिमिटी में कि उसके बीच का डिस्टेंस इतना कम है कि वहां पे एक ही पार्ट आ सकता है। तो अगेन 2 एंड 3 राइट हो गई हो, फर्स्ट आपको नॉलेज होना चाहिए, तो आप इस क्वेश्चन का आसानी से आंसर निकाल सके। 1 2 3 इसका आंसर है। अगेन दोस्तों इसमें भी अगेन आपको कैसे 2 और 3 ऑप्शन साथ में जाएंगे इसके अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर 1 2 मारा था, किसी ने 2 3 मारा था। तो अगेन मैं बता रहा हूँ कि 2 3 की इंपॉर्टेंस क्या है इस क्वेश्चन में, ये 2 3 ऑप्शन हमेशा साथ में ही चलेंगे। अभी क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये 56 वाला क्वेश्चन है, ये हमारा है 2024 का, और 48 वाला क्वेश्चन है ये हमारा है 2023 का। लेकिन तीन ऑप्शन में सिमिलरिटी क्या है इस क्वेश्चन में कि उन्होंने यहाँ पे एक डिटेल पूछी है, रूलर्स ऑफ मेडाइवल इंडिया गेव परमिशन टू पोर्चुगीज टू बिल्ड अप फोर्ट एट पटकल। और यहाँ पे विजयनगर एम्पायर के एक रूलर की डिटेल पूछी कि ये वाला जो तुंगभद्रा रिवर पे कोई कनाल का मैक्रोडेट का जो प्रोजेक्ट बनाया था वो किसने बनाया था। देखिए अब यहाँ पे रूलर्स को किसको जानते हैं, यहाँ पे आप कृष्ण देव राय को जानते हैं, यहाँ पे देवराय वन को जानते हैं, और वहाँ के जो तीनों रूलर्स हैं वो इनके कंपेरिजन में लेस पॉपुलर हैं। उनको यूपीएससी में कभी भी कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, ना ही आने वाले समय में बहुत कम चांसेस है कि इन पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगेन आपको इन सिनारियोज में क्या करना है कि जब आपको एक बड़ा रूलर दिया है और तीन छोटे रूलर्स दिए हैं, और आपको देखना है कि क्वेश्चन की डेप्थ कितनी है। अगर देखिए ये बहुत ही रैंडम डिटेल पूछी गई है, तो आपको हमेशा मानना है कि यूपीएससी रैंडम डिटेल्स पूछेगा तो वो बड़े ही रूलर्स पे पूछेगा। छोटे रूलर्स की हमेशा बड़ी ही बातें पूछी जाएंगी, लेकिन बड़े रूलर्स की छोटी बातें भी पूछी जा सकती हैं और बड़ी बातें भी पूछी जा सकती हैं। ये आपको जो रूल है ये हमेशा याद रखना है कि बड़े रूलर्स की छोटी और बड़ी बातें दोनों पूछी जाएंगी, लेकिन जो रूलर्स उतने पॉपुलर नहीं है उनकी ज्यादातर बड़ी ही बातें पूछी जाएंगी। अब इतनी इंट्रिकेसी वाली डिटेल कृष्णदेव राय की ही तुमसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन ये वाला प्रोजेक्ट अगेन देवराय वन ही का ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अगेन इन क्वेश्चन को आपको इस तरीके से अप्रोच करना है कि जो ज्यादा पॉपुलर है और क्वेश्चन की डेप्थ क्या उस बेसिस पे आप क्वेश्चन को इलिमिनेट करेंगे। अब जिस दोस्तों 32 क्वेश्चन है, मैं आपको बस अप्रोच बता रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को सोचना कैसे होता है। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट की जाइंट स्टार्स लिव मच लॉन्गर देन डॉफ स्टार्स, इसमें बोलना है कि जाइंट स्टार ज्यादा समय के लिए रहते हैं डॉफ स्टार्स में। लेकिन सेकंड में ये स्टेटमेंट बोलना है कि डॉफ स्टार्स के कंपेयर में जाइंट स्टार की ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है। अगर हम बताएं अगर जाइंट स्टार की ज्यादा ग्रेटर रेट होती है तो उनको जल्दी खत्म हो जाना चाहिए। अगर वो मतलब अगर उनकी रेट ज्यादा है तो वो खत्म जल्दी होंगे। तो इससे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि स्टेटमेंट 1 या 2 में एक ही राइट हो सकता है, दोनों राइट हो ही नहीं सकते, क्योंकि ऑप्शन ही हमें इस तरीके से दिए गए हैं। तो आप एटलीस्ट कंफर्टेबली ए और बी को तो एलिमिनेट कर ही देंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन आपका जो नॉलेज है वो फैक्टर इन होगा। आपको देखना चाहिए कि कौन सा डॉफ स्टार ज्यादा दिन सस्टेन करता है कि जो जाइंट स्टार है वो ज्यादा दिन सस्टेन करते हैं। इसमें आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि जो हमारे डॉफ स्टार हैं वो ज्यादा लंबे समय के लिए सस्टेन करते हैं, जाइंट स्टार की जल्दी डेथ हो जाती है। अगेन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 में ही आया था। ये अगेन क्वेश्चन एक बहुत ही टफ क्वेश्चन है। एग्जाम कंडीशन में अगर आप ऐसे क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं तो मान लीजिए आपको कंपटीशन से 2 नंबर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। आप बहुत ही टफ क्वेश्चन है ये, लेकिन मैं सबको अगेन अप्रोच बताता हूँ कि इन क्वेश्चंस को करना कैसे होता है। आपको नेचर देखना होता है ऑप्शंस का। इसमें बोला इन बच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजेल्स आर यूज्ड। अब देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें लिखा है कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी इन पेशेंट्स। ये पूरा बायोसेंट्रिक है, बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड है। सेकंड है मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। अब एयर कंडीशंस मतलब मान लो ये एचएफसी सीएफसी टाइप का स्टेटमेंट दे रहा है कि ये काम करता होगा। हमारा जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये बता रहा है कि लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट्स क्या, ऑयल ग्रीस वगैरह, ऑयल या ग्रीस, ये वाली चीज को हम लुब्रिकेंट्स उस तरीके से बनते हैं। तो आप बोलिए कि जो एक चीज है ये कहाँ कहाँ यूज हो सकती है। ये मतलब पहला बोल रहा है कि ये बायो वाली फील्ड में यूज होती है, दूसरी बोल रहा है कि ये जो गैसियस नेचर है एचएफसीज वगैरह एयर कंडीशनिंग में यूज होती है, और तीसरा बोल रहा है ऐसे ऑयल ग्रीस भी बनता होगा। तो अगेन आप देखेंगे कि ये वाला ऑप्शन तीनों है, तीनों अलग अलग डायरेक्शन में है। तो एटलीस्ट आपको देखना होगा कि ये ऑप्शंस क्या पता साथ में पॉसिबल जाना है कि कोई चीज अगर ड्रग डिलीवरी में यूज हो रही है तो उसको ऑयल और ग्रीस बनाने में तो यूज नहीं हो सकती। आपको ये तो अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए। तो अगर आप इतना ही एलिमिनेट करेंगे कि फर्स्ट और थ्री साथ में नहीं जाएंगे तो आप ये एलिमिनेट कर सकते हैं। थ्री गलत है तो आप सेकंड और थर्ड एलिमिनेट करते हैं, आप एटलीस्ट 50-50 में तो तब भी आ सकते हैं बाय बर्च्यू ऑफ इनकी प्रैक्टिकलिटी को देख के। लेकिन अगेन ये मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन एग्जाम कंडीशन में ये आसान क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन ये 2023 का क्वेश्चन है। द स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन इज अ ट्रीटी दैट। अगेन स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट की बात की है यहाँ पे। अब आपको बताता हूं मैं कि अब जैसे स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट आपको इसमें भी अगेन इस आंसर में भी आपको क्लबिंग करनी है।
जो फर्स्ट ऑप्शन है लिमिट्स द लेवल ऑफ द बजटरी डेफिसिट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन। अब इसमें बजटरी डेफिसिट को कम करने की बात की है। जो सेकंड और थर्ड ऑप्शन है उसमें बोला मेक द कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन टू शेयर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी enables the countries of the European Union to share their technologies। अगेन जो दो ऑप्शन है वो सेम बात कर रहे हैं और एक ऑप्शन पूरी अलग बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन बोला कि हमें बजटरी डेफिसिट कम करना है और दूसरा और तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि हमें कुछ यूरोपियन यूनियन को कुछ शेयर करना है। तो अगेन जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट का है। तो अगेन अब आप देखिए कि जो फर्स्ट ऑप्शन एक साथ जाएगा, 2 एंड 3 एक साथ जाएंगे। तो आपको देखना है कि बेटर कौन से सेंस रिलेट कर रहा है। स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ है तो बजटरी डेफिसिट रिड्यूस करना हमारे जो क्वेश्चन है उसके साथ बेटर सेंस बना रहा है। क्योंकि अगर जो सेकंड थर्ड आंसर होता तो उसका थोड़ा जो इनिशिएटिव होगा उसका नाम थोड़ा अलग होगा, उसका डेवलपमेंट रिलेटेड होगा। स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ दिखाते हैं कि इकोनॉमी की स्टेबिलिटी या फिर फाइनेंस सेंट्रिक कोई चीज होगी। तो अगेन हमारे इसमें भी आंसर ओनली वन हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 91 क्वेश्चन 2023 में आया था। होम गार्ड्स का क्वेश्चन था। अब फर्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे, होम गार्ड्स आर रेज्ड अंडर द होम गार्ड्स एक्ट एंड रूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसने बोला कि होम गार्ड एक्ट है और रूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट से रेड किए हैं। सेकंड ऑप्शन है कि द रूल्स ऑफ द होम गार्ड्स इज टू सर्व एज एन ऑक्सिलरी फोर्स टू द पुलिस इन द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। यहाँ पे बोला कि पुलिस के साथ काम करेंगे, लेकिन हमें पता है कि पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है। अगेन थर्ड वाला ऑप्शन देखिए, टू प्रिवेंट इन्फिल्ट्रेशन ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर कोस्टल एरियाज द वार्ड विंग होम गार्ड्स बटालियंस हैव बीन रेज्ड इन सम स्टेट्स। अगेन यहाँ पे भी कोई बोले कि कुछ स्टेट में रेज हुआ है तो पुलिस के काम करता है, कुछ ही स्टेट में रेज किया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो अगर दोनों स्टेटमेंट सही है तो फर्स्ट तो सही हो नहीं सकता। अगेन तो आपको देखना है कि इसमें क्या क्या साथ में चल रहा है। तो इसका आंसर हमारा ओनली 2 हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि हम इस क्वेश्चन में आपको किस तरीके से अप्रोच करना था। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये 2023 का सबसे टफ क्वेश्चन था। मतलब ये पॉलिटी का क्वेश्चन किसी को भी हवा भी नहीं लगाता, इतना टफ क्वेश्चन था। कुछ लोगों को बहुत ये 50-50 में आके फंस रहा था। ओनली वन और ओनली टू के बारे में हमें आइडिया लगाना था कि इसमें क्या सही, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ज्यादातर लोगों को पता है कि ये गलत होंगे। द मेंबर नॉमिनेटेड टू ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट आर आल्सो एलिजिबल टू बी इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज। आपको ये पता है कि ये नॉमिनेटेड मेंबर्स एलिजिबल नहीं होते। और इसमें इस सेकंड स्टेटमेंट पे भी आपको जनरल लक्ष्मीकांत में पढ़ते होंगे, तो ये आपको पता है कि गलत होगा। मेन क्वेश्चन चालू होता है थर्ड और फोर्थ ऑप्शन से। आप देखिए थर्ड ऑप्शन क्या है, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन दैट ऑफ केरला। और फोर्थ ऑप्शन है द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ पुडुचेरी हायर देन दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। आप इस क्वेश्चन की ब्यूटी देखिए, जो केरला तक की लाइन और यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश की लाइन एज इट इज लिखी गई है, एज इट इज, सेम लाइन, सेम वर्ड, सेम ग्रामर। अगेन लेकिन यहाँ पे आप ब्यूटी देखिए कि ये फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पे हमने रीजनिंग दी गई है, जो कि थर्ड ऑप्शन में रीजनिंग नहीं दी गई है। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अब देखिए, अगर इनको रीजनिंग देनी थी तो उनको थर्ड वाले ऑप्शन में देनी चाहिए थी, या फोर्थ में दे रहे हैं तो इन मान लीजिए इन दोनों में कोई एक ही ऑप्शन सही हो सकता है, क्योंकि अगर इनको रीजनिंग देती तो दोनों में देते। अब उनको ये आइडेंटिफाई, इस ब्यूटी क्या है इन ऑप्शंस के, हमें ये आइडेंटिफाई नहीं करना है कि इसमें से कौन सही है, आपको पता करना है कि इन दोनों में से सही कितने हैं। आपको दोनों से ये पता चल सकता है कि एक ही सही हो सकता है, क्योंकि सेम जब एक ही लाइन यूज हो रही है, हर वर्ड सेम हो रहा है, एक में रीजनिंग दी जा रही है, एक में रीजनिंग नहीं दी जा रही है, तो या फिर कुछ ट्रैप होगा या फिर कुछ अननेसेसरी कोई भी चीज गलत कराने की कोशिश की गई होगी। तो आप इस क्वेश्चन को भी इस तरीके से अप्रोच कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन से 28 क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है ये। इसमें हमें बताना है कि क्या इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट है। अब इंटेंजिबल, अगेन इंटेंजिबल आप यूनेस्को हेरिटेज साइट देखते होंगे। यानी इंटेंजिबल वो चीजें होती है जिसको हम छू सकते हैं, इंटेंजिबल जिसको हम नहीं छू सकते। अगेन हम ब्रांड रिकॉग्निशन को नहीं छू सकते, हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को नहीं छू सकते, हम मिलिंग लिस्ट को नहीं छू सकते, लेकिन इन्वेंटरी एक टेंजिबल चीज है। अगेन हम शब्द के मीनिंग से इस क्वेश्चन को क्लब करके आसानी से कर सकते हैं। इसका आंसर हमारा ओनली 3 हो जाएगा। अब ये 30 वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी लोगों को बहुत टफ लगा था उस टाइम पे, ये भी बहुत एग्जाम कंडीशन में रियली ये बहुत टफ क्वेश्चन है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स, on how many of the above does UNOPS sustainable investments in infrastructure and innovation initiative focus for its investments। अब देखिए सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो आपको उस ऑप्शन को देखना है कि जो वाले सेक्टर में एक कम पैसे में भी एक अच्छी हमको चीज, एक सोसाइटी और इकोनॉमी को ज्यादा बेनिफिट मिलता हो। तो फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे अफोर्डेबल हाउसिंग, सेकंड है मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, थर्ड से हेल्थ केयर, चौथा है रिन्यूएबल एनर्जी। अब हमें बताइए कि आप पहले में हम बात कर रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग की, और दूसरी ऑप्शन में कर बात कर रहे हैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट की। आपको पता होगा कि मास रैपिड ट्रांसपोर्ट इस दुनिया के मोस्ट कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट होते हैं। वो 10-10, 15-15 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट होते हैं जब एक थोड़ी सी कोई भी लाइन डल पाती है। तो अगेन अगर आप बताइए कि अगर फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हम सस्टेनेबल वाली चीजों की बात करें कि कम पैसे में हम कैसे ज्यादा अचीव कर पाए, तो वहां पर सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। लेकिन बाकी देखें, अफोर्डेबल हाउसिंग सेंस बनाता है, हेल्थ केयर सेंस बनाता है, रिन्यूएबल एनर्जी भी सेंस बनाता है, लेकिन मास रैपिड ट्रांसपोर्ट इन तीन ऑप्शंस के साथ क्लब नहीं होता। या तो हमारा आंसर यहाँ पे एक ऑप्शन एलिमेंट होगा, वो मास रैपिड ट्रांसपोर्ट होगा, बहुत ही ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव है, और जो मैं क्वेश्चन में दिया गया है सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट, उसको वो गलत बनाता है। दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये ilmenite and rutile abundantly available in certain coastal tracts of India are rich sources of which one of the following। आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं कि किस कौन सी चीज हमें कोस्टल ट्रैक्ट पे मिल सकती है, और ऑप्शंस के थ्रू भी। देखिए, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन ये मेनलैंड इंडिया पे मिलते हैं, जो हमको सेंट्रल इंडिया का अराउंड का रीजन है उसमें ये सब चीजें मिलते हैं आपको। लेकिन कोस्टल ट्रैक्ट्स में ये लीज ज्यादा नहीं मिल सकते, अगर थोड़ा बहुत मिलता होगा, लेकिन क्वेश्चन से बोला कि अबंडेंटली अवेलेबल है, तो अबंडेंटली अवेलेबल नहीं होते हैं। तो अगेन इसमें हमारे जनरली आंसर वही हो सकते हैं जो हमारे क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स है, कि वही कोस्टल में हमने सुना है ये थोरियम, मोनेजाइट वगैरह, उसके कारण यहाँ पे ये मिल सकता है। और तीसरा जो दूसरा तरीका है मैं आपको बताऊंगा ऑड वन आउट का, कि देखिए अगर इस क्वेश्चन में आंसर एल्यूमिनियम होता तो कभी टाइटेनियम एग्जामिनर के दिमाग में कभी ऑप्शन आएगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मेजर मिनरल्स हैं, मैग्नीज टाइप, मैग्नीज और भी जो बड़े बड़े मिनरल्स हैं उसका ऑप्शन डालेंगे। क्योंकि सोचिए आप, हमारा आंसर एल्यूमिनियम है तो हम पहला ऑप्शन एल्यूमिनियम सेट कर दिया, दूसरा कॉपर कर दिया, तीसरा आयरन कर दिया, चौथा बड़ी मिनरल तो आएगा, कोई रैंडम कौन सोचेगा कि हम क्रिटिकल अर्थ मिनरल टाइटेनियम, जिसको लोग जानते भी नहीं है, उसका ऑप्शन बनाएंगे। अगेन ये ऑप्शन में तभी बनते हैं जब ये आंसर होते हैं। तो आपको इसमें भी देखना है, क्लासिक केस है ऑड वन आउट का, ऑड वन आउट का भी, और आपको ऊपर भी क्वेश्चन में ही हिंट दी गई कि कोस्टल ट्रैक्ट में मिलने वाले मिनरल की बात कर रहे हैं। तो आप दो तरीके से इस क्वेश्चन को आसानी से अप्रोच कर सकते थे। दूसरे हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, अबाउट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स कोबाल्ट, अ मेटल रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स, इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो देखो दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को भी दो तरीके से कर सकते हैं। देखो, अर्जेंटीना में जानता है कि ये लिथियम के लिए जाना जाता है, कजाकिस्तान यूरेनियम के लिए जाना जाता है। तो अगेन हमें जो चांस लेना होगा हम इन दोनों कंट्रीज पे लेंगे, क्योंकि अगेन हम इस क्वेश्चन को उसी तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। अगर कोई मेटल एक चीज के लिए जाना जाता है तो हम ये नहीं मानेंगे वो दूसरी चीज के लिए भी जाना पड़ता है। हम एग्जामिनेशन कंडीशन में उस तरीके से सोचेंगे कि कजाकिस्तान में यूरेनियम होता है तो कोबाल्ट शायद उस देश में ना होता हो। तो उस तरीके से हमें बोत्सवाना और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो में आना है। फिर उसके बाद ये सोचना है कि 3/4 अगर कोई वर्ल्ड कोबाल्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी उतनी साइज होनी चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए, उसकी ज्योग्राफी वैसी होनी चाहिए। बोत्सवाना में हम अलग कॉन्टेक्स्ट में बढ़ते हैं, वहाँ पे फॉरेस्ट ज्यादा है, उसकी साइज भी डीआरसी के कंपेरिजन में छोटी है। तो अगेन हमें चॉइस लेनी पड़ेगी, तो हम बोत्सवाना और डीआरसी में डीआरसी की लेंगे। लेकिन दोस्तों हम दूसरा भी आपको तरीका बताते हैं कि आप कैसे क्लोज क्वेश्चन पे पहुंच सकते हैं। देखिए, अगर मान लें कि इसका आंसर अफ्रीकन कंट्री है तो वो ऑप्शंस में अफ्रीकन कंट्रीज ज्यादा देगा, और अर्जेंटीना है लैटिन अमेरिकन कंट्री, कजाकिस्तान है एशियन कंट्रीज ने दो अफ्रीकन कंट्रीज दी हैं। क्योंकि जो आंसर होता है उसको कंफ्यूज कराने के लिए वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में एक दूसरे ऑप्शंस देता है। तो आपको इस दो तरीके से आप हिंट ले सकते हैं, क्योंकि जनरली हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। देखो, आपको नॉलेज होगा तो आप टिक मार ही लेंगे, उसमें इस चीज की कोई जरूरत है नहीं। लेकिन मैं आपको वो अप्रोच बता रहा हूँ कि जहां पर आपको नॉलेज कम है या फिर नॉलेज नहीं है। ज्यादातर ये वही क्वेश्चन होंगे जहां पर आपको नॉलेज नहीं होगी, तो आपको एग्जामिनेशन कंडीशन में किस तरीके से अप्रोच करना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन 2023 में आया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ टूल विथ अ स्टिक टू स्क्रैप इंसेक्ट्स फ्रॉम अ होल इन अ ट्री और अ लॉग ऑफ वुड। अब देखिए, ऐसे एक स्पीसीज की बात कर रही है जो एक टूल बना सकता है स्टिक से। तो आप दिखाइए कि इस टाइप की इंटेलिजेंस के लिए सबसे पहले उसमें, पहले उसका थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए उसमें, और दूसरा उसके पास हाथ होना चाहिए, क्योंकि हाथ से ही स्टिक बनाई जा सकती है और बाकी चीजों से बनाना बहुत ही मुश्किल है। तो आप देखिए, इसमें फिशिंग कैट का ऑप्शन दिया है और ऑटर का दिया है। आप बताइए, इस दोनों में ना उतनी कैपेबिलिटी है कि वो स्टिक बना पाए, और दूसरा कि उनके पास ना इतना दिमाग है कि वो बना पाएँ। तो इसका जो आंसर हो सकता है वो या फिर ओरांगुटान हो सकता है या स्लॉथ बियर हो सकता है। अब इन दोनों में भी आपको अगेन यही देखना है कि किसमें ज़्यादा दिमाग है और किसके हाथ बेटर स्पेशलाइज़्ड है। अगर आपने ओरांगुटान को एक बार भी अपनी लाइफ में देखा होगा तो आप समझ चुके हैं कि ओरांगुटान इसका आंसर क्यों होगा। क्योंकि ओरांगुटान में बहुत ज़्यादा दिमाग भी होता है और उसके हाथ भी थोड़े ज़्यादा बेटर और स्लॉथ बियर के कंपैरिजन में बेटर स्पेशलाइज़ होते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगेन ये क्वेश्चन है कि अगर आपने पढ़ा होगा तो आप आंसर मान लोगे। लेकिन आपने इसको नहीं पढ़ा होगा तो आपको बहुत ही इंटेलिजेंस तरीके से इस क्वेश्चन के आंसर को तक पहुंच सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं 20 नंबर का। इन द मेकिंग ऑफ हाउ मेनी ऑफ द above द आर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स यूज्ड। अगेन अब इसमें पहला ऑप्शन है एरोसोल, दूसरा है फूमोजेंट्स, तीसरा है फायर रिटार्डेंट्स। ये तीनों आप देखेंगे गैसियस नेचर के हैं, इसमें गैसेस की बात हो रही है। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है लुब्रिकेंट्स, अगेन ये ऑयल का बनता है, ये ग्रीस टाइप की चीजें होती हैं, ये होती हैं लुब्रिकेंट्स। आप हमें बताइए कि अगर कोई भी चीज जो एसी बनाने में, जो एरोसोल बनाने में, जो फोम एजेंट्स बनाने में यूज हो रही है, वो लुब्रिकेंट्स बनाने में कैसे यूज हो सकती है। मतलब वो ये बताना कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को आप कभी कैसे ऑयल और ग्रीस से किस तरीके से रिलेट कर पाएंगे, कि जो चीज एक उस तरीके गैसेस वाले चीजों को बनाने में यूज हो रही है वहां पे इसका यूज होना बहुत मुश्किल है। तो अगेन इसको आप क्लबिंग करेंगे तो 1 2 3 साथ में जाएंगे, फोर्थ इसके साथ में नहीं जाता है, तो हमारा ओनली 3 आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जो आज हमें क्वेश्चन डिस्कस करने थे वो आज यहीं पर खत्म होते हैं। हम आपको बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस बताएंगे। आपको जो भी क्वेरीज हो, आपको कोई भी डाउट हो, या फिर अभी जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आ रहा है 2026 का, अगर आप उसको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर लिख दीजिए। हम आपकी हर क्वेरी को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। आप हमारी अब जो नेक्स्ट वीडियोस आएगी हम उसमें और भी क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे। आप जब तक कि हमारे चैनल को फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए।